हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के भूगोल के अध्याय 2 पर डिस्कशन करना था और अध्याय 2 है वन एवं वन जीव संसाधन। नंबर 1, यह पहले जानते हैं कि इस लेसन से मानचित्र कार्य नहीं कराया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कोर्स निर्धारित किया गया है, इस लेसन से मानचित्र कार्य नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल के अंतर्गत मानचित्र कार्य में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, लेकिन इससे मानचित्र का कार्य नहीं पूछा जाता है। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड के अंतर्गत यह देखते हैं कि इस लेसन से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस वर्ष के पेपर को उठाकर देखेंगे, चाहे 2023 की बात करें चाहे 2024 की बात करें, इन दोनों ही वर्षों के अंतर्गत लगभग प्रत्येक वर्ष 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो जैव विविधता क्या है तथा जैव विविधता का महत्व बताइए। अगर दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जैव विविधता क्या है तथा जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी पूछता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए कानूनी आयाम क्या है, तथा कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तीसरे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि भारतीय वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यही 3 क्वेश्चन इस लेसन से महत्वपूर्ण होता है और हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह डिस्कशन इन्हीं 3 प्रश्नों को ध्यान में रख करके करेंगे, तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आपका सिलेबस यानी क्लास 10th का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस के अनुसार ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस लेसन पर हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? तो जैव विविधता से करते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में प्राणियों व वनस्पतियों यानी पादपों कह सकते हैं, पादपों की विविधता को जैव उस क्षेत्र का जैव विविधता कहा जाता है। अब इस परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जो प्राणियों की जो प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रजातियां होती हैं, तथा वनस्पतियों की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उस क्षेत्र की क्या तय करती हैं? उस क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करती हैं या उसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। यानी किसी क्षेत्र के अंतर्गत जितने ही प्राणियों की प्रजातियां पाई जाएंगी, जितने ही पादपों की प्रजातियां पाई जाएंगी, उस क्षेत्र को उतने ही समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाएगा, क्षेत्र कहा जाता है। अगर आज विश्व में समृद्ध जैव विविधता वाले देशों की संख्या की बात करें तो आज विश्व में 17 ऐसे देश हैं जो समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। उनमें से भारत भी क्या है? एक है। अगर भारत के वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है? तो वह 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है।
अगर एशिया में बात करें कि एशिया में भारत का जैव विविधता के मामले में किस स्थान पर अवस्थित है, तो वह चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। जिन क्षेत्रों में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उस क्षेत्र को बृहत बृहत जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र कहा जाता है। अगर इस तरह से कहें तो भारत भी क्या है, एक बृहत जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इस जैव विविधता को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपका लेसन क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जैव विविधता पढ़ रहे हैं। तो यह जैव विविधता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग पहले यह जानते हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम क्या समझें, पर्यावरण को समझें कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है तथा पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है आच्छादन। आच्छादन। इस तरह से यदि हम पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण की एक साधारण सी परिभाषा बनती है कि जिससे हम चारों तरफ से आच्छादित हैं, जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वह सब के सब क्या है, पर्यावरण है। तो इसके अंतर्गत जो यानी कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं, हम किससे घिरे हुए हैं या वही क्या होंगे, पर्यावरण के घटक होंगे। कहने का अर्थ है कि हम जो चारों तरफ से जो जिससे घिरे हुए हैं वह क्या होंगे, पर्यावरण के घटक होंगे। अगर इन घटकों को हम लोग वर्गीकृत करें तो ये कौन कौन से घटक होंगे, तो दो घटक होंगे, दो घटक होगा। नंबर 1 की बात करें तो अजैव, अजैव, और नंबर 2 की बात करें तो जैव। यानी पर्यावरण के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, जैव, अजैव और जैव। तो यह इसे हम लोग समझते हैं कि जो पर्यावरण के जैव और अजैव घटक हैं, जैव और अजैव घटक के अध्ययन करने वाले, यानी कि जैव और अजैव घटक के बीच में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से अंतर क्रिया होता है, वह किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उस का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी इसी को इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, इसी को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तथा संपूर्ण को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। इसको देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग पर्यावरण को समझ लेते हैं और इकोलॉजी को समझ लेते हैं तो यह लेसन समझना आसान हो जाएगा। दूसरा नंबर की जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी केवल इस लेसन को समझने के लिए है। पारिस्थितिकी पर इस लेसन के अंतर्गत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो 10th क्लास का जीव विज्ञान है, 10th क्लास के जीव विज्ञान के अंतर्गत आप पेपर उठा करके देखेंगे तो उसके अंतर्गत पारिस्थितिकी पर एक क्वेश्चन बहुविकल्पी का तथा एक क्वेश्चन चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट के अंतर्गत निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग इस पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास करते हैं तथा इस लेसन को यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन को समझने के लिए भी हम लोग पारिस्थितिकी को एक बार देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। यानी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम लोग अभी देखें कि पारिस्थितिकी के कौन कौन से घटक होते हैं, तो दो घटक होते हैं। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 अजैव घटक,
अजैव घटक। नंबर 2 जैव। अजैव घटक के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो सभी प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, खनिज, लवण, क्षार, अम्ल तथा सभी यौगिक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो जल है, सूर्य का प्रकाश तथा वायु, सभी के सभी यह किसमें शामिल है? तो यह अजैव घटक में शामिल है। अब जैव घटक में कौन शामिल है? तो जैव घटक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत कौन शामिल होगा? तो उत्पादक के अंतर्गत पादप तथा कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वह भी उत्पादक के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसी प्रकार से अगर उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता भी 3 स्तर के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक की बात करें तो अपघटक में कौन कौन शामिल होता है? तो सूक्ष्म जीवाणु शामिल होते हैं, उसके बाद कवक तथा विषाणु। ये अपघटक हैं, इन्हें विघटनकारी जीव भी कहा जाता है। अब हम लोगों को यह जानना है कि इस लेसन के अनुसार या कहें कि पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार यह एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है, किस प्रकार से इनके अंतर्गत सहसंबंध पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो पर्यावरण के जैव घटक हैं वह अपने अजैव घटक से अंतर क्रिया करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अंतर क्रिया करते हैं। अगर इनमें से कोई भी घटक नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उससे पारिस्थितिकी असंतुलन की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन की परिस्थितियां उत्पन्न होता है। यह पारिस्थितिकी असंतुलन कब उत्पन्न होगा? जब इसके कोई भी घटक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब वन एवं वन्य जीव संसाधन अगर आज ह्रास हो रहा है, आज उसका क्षरण हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो उससे क्या इफेक्टेड हो रहा है? तो उससे प्रभाव पड़ रहा है, पारिस्थितिकी में असंतुलन की परिस्थितियां देखी जा रही हैं। किस रूप में देखी जा रही हैं? तो देखिए, उत्पादक किस पर निर्भर है? उत्पादक अपने अजैव घटक पर निर्भर है, क्योंकि वह अजैव घटक से ही पोषक तत्व को प्राप्त करता है तथा उत्पादन का काम करता है, क्योंकि यह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वह स्वपोषी होते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वह किसी
दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि वह किस पर निर्भर होते हैं? अजैव संसाधन पर निर्भर होते हैं, अजैव घटक पर निर्भर होते हैं। और यदि अजैव घटक में से कोई भी घटक में असंतुलन होगा, समाप्त होगा, नष्ट होगा, तो यह उत्पादक क्या करेंगे? भोजन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यह उत्पादक किस पर निर्भर है? अजैव घटक पर निर्भर है। उपभोक्ता, उपभोक्ता को हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक स्तर का होता है, द्वितीयक स्तर का होता है तथा तृतीयक स्तर का होता है। प्राथमिक उपभोक्ता स्तर के जो उपभोक्ता है उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। द्वितीयक स्तर का जो उपभोक्ता है उसको मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तथा यह जो तृतीयक उपभोक्ता है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है। यह जो प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता है जो शाकाहारी है, जैसे खरगोश की यदि बात किया जाए तो वह प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता है और वह किस पर निर्भर है? अपने उत्पादक पर निर्भर है। उसी तरह से अगर द्वितीय स्तर की बात किया जाए तो द्वितीय स्तर का उपभोक्ता किस पर निर्भर है? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। जैसे कि हमने उदाहरण यहां पर उठाया था खरगोश की, खरगोश की उदाहरण उठाया था। तो यह खरगोश क्या है? प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता है तथा वह किस पर निर्भर है? उत्पादक पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। द्वितीयक स्तर के अंतर्गत जैसे सांप की यदि बात किया जाए, सांप की बात किया जाए तो सांप किस पर आश्रित है? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता यानी खरगोश पर आधारित है, या चूहा कह सकते हैं। यहाँ चूहा भी किस पर आधारित है? निर्भर है। तो चूहा भी उत्पादक पर निर्भर है। और जो सांप है वह सांप किस पर आश्रित है? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित है। द्वितीयक उपभोक्ता इस तरह से द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर है? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। लेकिन अगर तृतीयक उपभोक्ता जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है वह किस पर निर्भर होता है? तो वह प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही उपभोक्ता पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण की बात करें बाज, बाज की बात करें तो बाज क्या है? बाज देखिए वह सांप को भी खा जाता है और वह चूहा तथा खरगोश को भी खा जाता है। तो इस प्रकार से यह क्या है? यह उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है तथा द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, जबकि तृतीय उपभोक्ता जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों पर ही निर्भर करता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो अपघटक हैं, जो विघटनकारी जीव हैं, वह क्या करते हैं? तो वह काम क्या करते हैं कि जब उत्पादक मृत हो जाता है, मृत हो जाता है, चाहे जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं, तो इनके मृत शरीर को अपघटित करने का काम, यानी उनके शरीर को कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो ये अपघटक करते हैं। अब उनके शरीर को सड़ाने गलाने का, साधारण रूप से समझिए कि उनके शरीर को सड़ाने गलाने का कार्य कौन करता है? तो ये अपघटक करते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और इस तरह से यह कहाँ चला आता है? वह अजैव घटक में शामिल हो जाता है। यानी यह क्या है? यह चक्र चलता रहता है और यदि इस चक्र में कोई भी घटक नष्ट हो जाए, कोई भी घटक समाप्त हो जाए, जैसे हम वन की बात कर रहे हैं, अगर वन क्या है? उत्पादक हैं। अगर उत्पादक नष्ट हो जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि प्राथमिक उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी नहीं रहेंगे, और जब उपभोक्ता ही नहीं रहेगा, उत्पादक ही नहीं रहेगा, तो अपघटक क्या करेंगे रह करके? तो इस प्रकार से क्या होता है? यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत, यानी कहें कि हमारे पर्यावरण के जो जैव और अजैव घटक हैं उनमें सहसंबंध होता है और वो आपस में अंतर क्रिया करते हैं और अंतर क्रिया के द्वारा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इस पारिस्थितिकी का उदाहरण की बात करें कि पारिस्थितिकी के कौन कौन से उदाहरण हैं,
तो पारिस्थितिकी के उदाहरण जैसे घास का मैदान, जैसे घास का मैदान, यह भी क्या है, पारिस्थितिकी का उदाहरण है। अगर सेकंड की बात करें तो तालाब, या गांव में जो पोखरा पाया जाता है पोखरा, या फिर कहें कि महासागर। चौथे की यदि बात करें तो वन क्षेत्र। वन क्षेत्र क्या है, हम लोग वन को ही स्पेशलाइज करते हैं। वन क्षेत्र क्या है, एक जटिल परितंत्र का निर्माण करता है, जटिल परितंत्र का निर्माण करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का हो सकता है, तो इसे दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक तथा दूसरा होता है कृत्रिम। यह जो हमने उदाहरण उठाया है सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। लेकिन कृत्रिम परितंत्र, जैसे आप एक साधा बगीचा लगाते हैं, या फिर एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम के अंतर्गत हम मछली को पालते हैं, चाहे कछुए को पालते हैं। एक्वेरियम ही क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र परितंत्र हो जाता है। और एक बात जान लीजिए, चाहे घास के मैदान हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखरा हो, इवन कुआं की बात करें, वह क्या है, एक स्वतंत्र परितंत्र का निर्माण करता है। महासागर क्या है, एक स्वतंत्र परितंत्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार से वन क्षेत्र क्या है, एक स्वतंत्र परितंत्र का निर्माण करते हैं। और यह एक स्वतंत्र परितंत्र एक दूसरे परितंत्र पर आश्रित नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वतंत्र कहा जाता है, स्वतंत्र कहा जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर इन परितंत्रों में असंतुलन की परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो उससे मानव के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर जीव जगत की बात करें तो जीव जगत के अंतर्गत मानव भी है, और अगर मानव की बात करें तो मानव भी इस परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो अगर हमारे वन एवं वन जीव संसाधन में ह्रास होगा, क्षति होगा, नष्ट होगा, तो उससे मानव जीवन क्या होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से मानव किस पर निर्भर रहा है, तो वन पर निर्भर रहा है। चाहे वह भोजन के लिए बात किया जाए, चाहे परिवेश के लिए बात किया जाए, वह वन से ही तथा वन्य जीव संसाधन से ही अपना भोजन तथा परिवेश प्राप्त करता रहा है। यही कारण है कि मानव ने क्या किया, अपने आवश्यकता योग्य पशुओं तथा पादपों का पालतूकरण किया। और इसी से क्या उत्पन्न हुआ, इसी से दो क्रियाएं उत्पन्न हुई, जिसको हम लोग पशुपालन तथा कृषि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो वन एवं वन्य जीव संसाधन हैं वह मानवों के लिए महत्वपूर्ण है। मानव इसके बिना, यानी कहा जाए तो इस संसाधन के बिना उसका जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा, या कहें तो उसका जीवन अभावग्रस्त हो जाएगा। कुछ आदिम जातियां तो ऐसी जातियां हैं जो कि वन पर ही आधारित है, वन्य जीव पर ही आधारित हैं। उनके अगर आर्थिक विकास की बात करें या उनके जीवन की संचालन की बात करें तो वह किस पर निर्भर है, तो संपूर्ण रूप से वन एवं वन्य जीव संसाधन पर ही निर्भर है। वे लोग क्या करते हैं, वे जंगल से औषधि चाहे की बात करें, चाहे खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे पशुओं की चारा की बात करें, तमाम तरह की अपनी आवश्यकता को पूर्ति किससे करते हैं, तो आवश्यकता की पूर्ति वन एवं वन्य जीवों से करते हैं। ये लोग क्या हो रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन में ह्रास के कारण इनके समक्ष आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है तथा यह निर्धन से निर्धन होते जा रहे हैं। यह आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। इन जनजातीय समुदायों में से जो महिलाएं हैं, महिलाएं अत्यधिक रूप से प्रभावित हो रही हैं। महिलाएं अत्यधिक रूप से इसलिए प्रभावित हो रही हैं कि इन जनजातीय समुदायों के महिलाओं के ऊपर उन्हें जलावन के लिए लकड़ी चुनने की जिम्मेदारी, चाहे पानी लाने की जिम्मेदारी,
चाहे पशुओं की चारा लाने की जिम्मेदारी इन्हीं महिलाओं पर है तथा वन एवं वन्य जीव संसाधन के नष्ट होने के कारण, उनके क्षति होने के कारण इन संसाधनों को जुटाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रहा है तथा समय अभाव के कारण, यानी उन्हें जो समय वेस्ट होता है उस समय के कारण जो उनके बच्चे हैं उन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण उनके बच्चों में कुपोषण की समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। देखिए, मानव विकास किया, मानव का जीवन अगर देखा जाए तो मानव का जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है, लेकिन जितनी भी विविधताएं आई, जितने भी मानव की आवश्यकताएं हुई, जितने भी मानव की महत्वाकांक्षाएं हुआ, वह महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति कहां से करता चला गया? वह इन्हीं वन एवं वन्य जीव संसाधन से करता चला आ रहा है, प्राचीन काल से करता चला आ रहा है, अपने उत्पत्ति के समय से करता चला आ रहा है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वन का संरक्षण करना आवश्यक है। आखिर यह जो वन एवं वन्य जीव संसाधन हैं, इनमें ह्रास क्यों हो रहा है, क्षति क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन नष्ट कैसे हो रहा है। वन एवं वन्य जीव क्षति के कारण, तो इसको हम लोग हेडिंग बना सकते हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन के क्षति या विनाश के कारण, विनाश के कारण। अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 क्या है? वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण, चाहे रेलवे में इस्तेमाल करने के लिए या तमाम तरह के फर्नीचर बनाने के लिए, चाहे घर के घरेलू इस्तेमाल करने के लिए, चाहे कृषि योग्य भूमि के निर्माण के लिए, जो वनों की कटाई किया गया, वनों की कटाई के कारण जो वन्य जीव जो किस पर निर्भर हैं? इन्हीं जंगल पर, यानी कि वन पर निर्भर है। यह जंगल क्या देता है? उन्हें आवास देता है, उन्हें भोजन देता है, और जिससे वह क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। जरा सोचिए कि अगर यह जंगल यानी कि वन की कटाई कर दिया जाए तो इन जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव का आवास भी समाप्त हो जाएगा तथा उनको भोजन भी समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से वे प्रजनन नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से यह इनका जीवन क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त हो जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा। जैसे अगर कुछ आज जातियों की बात करें, चाहे एशियाई चीता की बात करें, एशियाई चीता की बात करें, इनका संकट, ये संकटग्रस्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि यह जंगल में रहते हैं, जंगल में ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वहीं पर ये प्रजनन करते हैं। वहां पर प्रजनन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, लेकिन यह अनुकूल परिस्थितियां अन्यत्र उपस्थित न होने के कारण इनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। उनका जीवन क्या हो गया है? संकटग्रस्त हो गया है। कुछ तो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि क्या हो चुकी हैं? नष्ट हो चुकी हैं। अगर उनकी बात किया जाए, अगर उनकी बात किया जाए तो पादपों की 1500 प्रजातियां क्या हो गई हैं? संकटग्रस्त हो चुकी हैं। उसी तरह से स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारियों की यदि बात करें तो स्तनधारियों की 79 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। पंक्षियों की 44 जातियां संकटग्रस्त हैं। सरीसृपों की बात करें, सरीसृपों की 15 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार से जलचर की बात करें, जल स्थल चर की बात करें या उभयचर की बात करें, जो दोनों जगहों पर रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उनकी 4 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जंगल की कटाई की वजह से जो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% वन आच्छादित क्षेत्र होना आवश्यक है, जिनके कारण यह जो वन जीव हैं, चाहे वन हैं,
उनका संरक्षण किया जा सके या पर्यावरण में संतुलन बना रहे। इसके लिए यह निर्धारित किया गया है कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्र क्या होना चाहिए, वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कितने वन आच्छादित क्षेत्र हैं, तो 24.16% वन आच्छादित क्षेत्र हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है तथा यह वन एवं वन्य जीव संसाधन नष्ट हो रहे हैं। और यह नष्ट क्यों हो रहे हैं, तो वनों की कटाई के कारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अवैध शिकार, अवैध शिकार के कारण भी बहुत से वन एवं वन्य जातियां क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही है। मानव क्या कर रहा है, पशुओं को अवैध व्यापार करने के लिए, चाहे चमड़े के रूप में, चाहे उसकी हड्डियों का, चाहे उसके मांस का अवैध रूप से शिकार करता है और यह मांस, चमड़े तथा हड्डियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेच देता है, जिसके कारण ये जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या या कहें कि उनका जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है, इसको हटाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि अभी हमने कहा कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का केवल 33% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंट है, 24.16% ही क्षेत्र ऐसे हैं जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि तमाम तरह के मानव विकास का कार्य कर रहा है और विकास के कार्य के कारण वह पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तथा पर्यावरण विषाक्तीकरण हो रहा है। और इस विषाक्तीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण के विषाक्तीकरण के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, तो यह वन एवं वन्य जीव संसाधन नष्ट हो रहे हैं तथा उनके प्रजनन के लिए या कहें कि जीन्स परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण कुछ जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, चाहे कुछ वन्य जीवों की प्रजातियां हैं, वे क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। चौथा रीजन है दवानल। ये शब्द इस्तेमाल किया है किताब में, इसका मतलब होता है जंगल की आग, जंगल की आग। कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में जो सूखे पत्ते होते हैं या फिर किसी कारणवश आग लग जाता है, और आग लगने के कारण बहुत से ऐसे पादपों की प्रजातियां होती हैं जो जल करके नष्ट हो जाती हैं। और जब जंगल की आग लगती है तो न केवल पादप ही नष्ट होते हैं, बल्कि उसके अंतर्गत रहने वाले जितने भी जीव हैं वह क्या हो जाते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय असंतुलन या जैव विविधता का नाश होता है या विनाश होता है। अगर पांचवें कारण की बात करें तो पांचवा कारण है संसाधनों का, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों का असमान रूप से उपभोग। यह देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं वह संसाधनों को अपने तरीके से आवश्यकता योग्य संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, अमीर देश के जो लोग हैं, उनके संसाधन उपभोग का प्रतिशत गरीब लोगों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन रख रखाव की अगर जिम्मेदारी की बात करें, कि इन पर्यावरण संरक्षण की बात करें, चाहे जैव विविधता संरक्षण की बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी में भी क्या है, असमानता है। असमानता किस रूप में है, तो असमानता देखा जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं संसाधन का उपयोग, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन का उपयोग तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब संरक्षण की बात आती है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी कम हो जाता है, या वे वन एवं वन्य जीव संसाधन का संरक्षण नहीं करते हैं। तो यह असमान जो जिम्मेदारी है, असमान जिम्मेदारी के कारण भी जैव विविधता में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है। इस जैव विविधता को क्षरण से बचाने के लिए या जैव विविधता के नाश से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, तो जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण,
जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। ध्यान रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे बहुविकल्पी की बात करें, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैव विविधता संरक्षण का आयाम कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि केवल सरकार के प्रयास से जैव विविधता में संरक्षण नहीं किया जा सकता है। जैव विविधता का संरक्षण के लिए प्रयास व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर होना चाहिए, यानी सरकार भी प्रयास करे तथा जो व्यक्ति हैं वह व्यक्तिगत स्तर पर जब तक से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक से जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए दो चीजें आवश्यक हैं कि उस प्रकार के कानून हो जिससे जैव विविधता के संरक्षण किया जा सके तथा व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जैव विविधता के कितने आयाम होते हैं। तो जैव विविधता के दो आयाम होते हैं। नंबर 1 कानूनी आयाम, कानूनी आयाम, तथा अगर नंबर 2 की बात करें तो सामुदायिक, सामुदायिक आयाम। पहले हम लोग कानूनी आयाम को देखते हैं कि कानूनी आयाम के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए किस प्रकार से प्रयास किया गया है। तो हम जानते हैं कि 1927 में हम लोग जब भूमंडलीकरण पढ़ रहे थे तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि 1920 के बाद वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक बाजार का निर्माण हुआ, तो वैश्विक बाजार के कारण वहां पर वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आवागमन बड़ी तेजी से बढ़ा और उसलिए क्या हुआ, इसलिए रेलवे का यानी कि परिवहन का विकास किया गया, रेलवे का विकास किया गया। भारत में हम जानते हैं कि 1853 में ही रेलवे का स्थापना किया गया था और विकास क्रमशः धीरे धीरे विकास हो रहा था और उस विकास के लिए यानी कि रेलवे के विकास के लिए, चाहे रेलवे की पटरी बिछाने के लिए, चाहे रेलवे के कंपार्टमेंट बनाने के लिए, चाहे सीट बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो लकड़ी की आवश्यकता थी। और लकड़ी किससे लिया जा रहा था, तो वन क्षेत्रों से लिया जा रहा था, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हुई, ठीके सिस्टम पर दे करके वनों की कटाई किया गया, जिससे भारत में वनों की संख्या क्या होने लगी, घटने लगी। तो उसको संरक्षित करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने 1927 में वन अधिनियम पारित किया, वन अधिनियम पारित किया गया और वन अधिनियम पारित करके वनों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। नंबर 1 आरक्षित वन, आरक्षित वन, नंबर 2 रक्षित वन और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन हैं जिसमें लोगों का प्रवेश पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इस आरक्षित वन का उद्देश्य क्या है, तो आरक्षित वन का उद्देश्य है वन एवं वन जीव संसाधनों का संरक्षण करना। इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं किया जाता है, यानी उसके अंतर्गत न औषधि के लिए, न जलावन की लकड़ी के लिए, न ही पशुओं की चारा के लिए किसी भी रूप में इसके अंतर्गत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध किया गया है। संरक्षित वन की यदि बात करें तो रक्षित वन संरक्षित वन या आरक्षित वन के ही एक भाग होते हैं। इसके अंतर्गत सीमित स्तरों पर सरकार के नियंत्रण के अधीन लोग, जो जनजातीय समुदाय होती हैं, वह जनजातीय समुदाय जलावन के लिए सूखी लकड़ियां चुन सकती हैं, चाहे पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर सकती हैं, चाहे सीमित स्तर पर औषधियों को इकट्ठा कर सकती हैं। तो यह सरकार के नियंत्रण के अधीन इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रवेश करता है, अन्यथा इसमें भी प्रवेश लगभग वर्जित होता है। अगर आज आरक्षित वन की बात करें तो भारत के आधे से अधिक जो वन क्षेत्र हैं, आधे से अधिक वन क्षेत्र
वह आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर रक्षित वन की बात करें तो भारत की जो 1/3 वन क्षेत्र है, 1/3 वन क्षेत्र, वह किस श्रेणी में शामिल है? तो रक्षित वन श्रेणी में शामिल है। उसके बाद यानी कि आरक्षित वन और रक्षित वन के अतिरिक्त जो भी वन पाया जाता है वह उसे अवर्गीकृत वन के नाम से जानते हैं। यह जो वन है यानी कि अवर्गीकृत वन है, चाहे बंजर भूमि पर जो वन है, चाहे फिर सार्वजनिक भूमि पर जो वन है, चाहे वह प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व के अंतर्गत है, चाहे वह सरकार के नियंत्रण के अधीन है, वह सभी के सभी जो वन हैं वह अवर्गीकृत वन के नाम से जाने जाते हैं। तो 1927 में इस प्रकार का प्रयास किया गया और वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन। तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसा कि हमने कहा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो 2023 और 24 के पेपर को उठाकर देखेंगे तो इससे क्वेश्चन लगभग बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। और यह भी क्या है, जैव विविधता संरक्षण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कानून क्या प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, दूसरा प्रयास क्या किया गया है? तो दूसरा प्रयास किया गया है कि जब 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा, यानी 1960 तथा 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा वन एवं वन्य जीव संसाधन के संरक्षण की जब मांग किया जा रहा था, तो सरकार ने वन एवं वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करने के लिए एक कानून पारित किया गया, जिसे हम लोग भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, जिसको 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित करके जो संकटग्रस्त वन एवं वन्य जातियां हैं उनकी एक सूची जारी किया गया तथा जो जंगलों में निवास करने वाली वन प्रजातियां हैं उनका शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशुओं के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और न केवल प्रतिबंध लगाया गया बल्कि इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अवैध शिकार करेगा, अवैध रूप से पशुओं का व्यापार करेगा, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया और वन संरक्षण अधिनियम पारित करके वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रयास कर रही है। ठीक इसी प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था किया गया कि जो वन एवं वन्य जीव संसाधन हैं उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से भारत सरकार क्या की है, बहुत से राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किया है और उन राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन का संरक्षण किया जा रहा है। जैसे अगर उदाहरण की बात किया जाए तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया, जैसा कि हमने बताया कि एशियाई चीता क्या हो रहे हैं, एशियाई चीता की जो जातियां हैं संकटग्रस्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके हड्डियों के लिए, उनके चमड़े के लिए अवैध रूप से शिकार किया गया और उनके चमड़े तथा हड्डियों को से चूंकि दवाई बनाया जाता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार किया गया, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार हो रही है, घट रही है। और यही कारण है कि सरकार ने क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा 1973 में किया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टाइगर यानी टाइगर को संरक्षित करना, टाइगर के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना। और इस लिहाज से उसने क्या किया कि जैसे नंबर 1 की बात किया जाए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्थापित किया। ठीक उसी प्रकार सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, इससे बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा है मानस
मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व जो आसाम में है। उसी तरह से पेरियार, पेरियार बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व जो कि केरल में है, केरल में है। बांधवगढ़ पांचवा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसी प्रकार से दो अन्य हैं, सरिस्का, सरिस्का वन्य एवं पशु विहार, पशु विहार, और दूसरा है भैरवदेव, भैरवदेव डाक व सेंचुरी, डाक व सेंचुरी जो दोनों ही राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। भैरवदेव डाक एवं डाक व सेंचुरी कहाँ अवस्थित है, तो वह भी राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। और इस तरह से इन उद्यानों की यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किया गया। और इन उद्यानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघों को संरक्षित करने के साथ ही साथ वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण करना भी है। तो यह है भारत सरकार के द्वारा जो किया गया कानूनी प्रयास है, इसके अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रयास किया गया। अब हम लोग सामुदायिक स्तर पर देखते हैं कि सामुदायिक स्तर पर लोगों के द्वारा किस प्रकार का प्रयास किया गया है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत क्या रहा है, प्राकृतिक पूजक रहा है, यानी कह सकते हैं कि प्राकृत का पूजा प्राचीन काल से करता चला आ रहा है। और बहुत से जो जनजातीय समुदाय हैं, वह जनजातीय समुदाय क्या करते हैं, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करने का प्रयास करती हैं। अगर हम छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी समूहों की बात करें तो वह महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से अगर बिहार की जनजातीय समुदाय की बात करें, उड़ीसा की जनजातीय समुदाय की बात करें, तो वह विवाह शादियों में वह इमली तथा आम के पौधों की क्या करती हैं, पूजा करती हैं। आज बहुत से मानव हैं, या कहें कि मानव प्राचीन काल से बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको वह पूजते चला रहा है। अगर पीपल की बात करें, बरगद की बात करें, नीम की बात करें, तुलसी की, तो नीम और तुलसी तो औषधीय पौधे हैं, लेकिन यह क्या किया गया, इसको पूजा किया गया और इस प्रकार से वनस्पतियों को संरक्षण करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही वन एवं वन्य जीव संसाधन की प्रथा रही है। हम भारत के अंतर्गत जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं, तो वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम पाते हैं कि वन एवं वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है। लेकिन सामुदायिक स्तर पर किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, तो सामुदायिक स्तर पर हम कहें तो प्राचीन काल से ही प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में देखने को मिलता है, जहाँ पर सामुदायिक स्तर पर राजस्थान के लोगों के द्वारा, अभी हमने जो बात किया कि सरिस्का वन्य एवं पशु विहार, सरिस्का वन्य एवं पशु विहार के अंतर्गत जो खुदाई का कार्य होता है, जिससे वहाँ के वन एवं वन्य जीव संसाधन नष्ट हो रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोग सरकार से मिलकर के दोनों ही के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और उसमें संसाधनों को यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों को संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से अगर बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित भैरवदेव डाक व सेंचुरी को राजस्थान के लोगों ने सरकार के विरोध में जाकर के उसे क्या किया है, राष्ट्रीय वन घोषित किया गया है। और वहां के लोग, स्थानीय लोग, इन भैरवदेव डाक व सेंचुरी के अंतर्गत जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी वन हैं, उसको काटने से रोकते हैं। उनके अंतर्गत जीवों के शिकार करने से वे लोग रोकने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सामुदायिक स्तर पर अगर प्रयास की बात करें तो सामुदायिक स्तर पर प्रयास
1988 में भी देखा गया। 1988 के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। किस राज्य से किया गया? तो ओडिशा से किया गया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा राज्य से जो शुरुआत किया गया, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रयास किया गया कि सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों ही मिलकर के क्या करेंगे? वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करेंगे। तीसरा प्रयास क्या किया गया? तो 1973 में, ये उदाहरण मात्र हैं, क्योंकि वन एवं वन्य जीव संसाधन का संरक्षण करने का जिम्मेदारी न केवल सरकार की है, न केवल सामुदायिक स्तर पर कुछ लोगों की है, बल्कि वन एवं वन्य जीव संसाधन की संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी उतना ही है। तभी हम क्या कर सकते हैं? जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं, अन्यथा जैव विविधता का संरक्षण करना संभव नहीं है। तो 1973 में क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन कब चलाया था? तो 1973 ईस्वी में चला था। 1973 ईस्वी में यह उत्तराखंड राज्य में चला था। उत्तराखंड राज्य में चला था। यह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो देवकी नंदन बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। देवकी नंदन बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। देवकी नंदन बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड के लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा करते थे। जो वहां पर पेड़ों की अवैध रूप से कटाई हो रही थी, उस दौरान देवकी नंदन बहुगुणा ने लोगों को पेड़ों की रक्षा करने के लिए निवेदन किया, उनको अपने साथ जोड़ा और इस तरह से उत्तराखंड के लोग क्या किए कि पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा करते थे। और यही कारण है कि इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सामुदायिक प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब तक से हम और आप सजग नहीं होंगे, हम और आप इस पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक से जैव विविधता का संरक्षण करना आसान काम नहीं होगा। जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है और इस लेसन के साथ ही मैं नोट्स को दे दूंगा। यह संपूर्ण लेसन है। इस लेसन के अंतर्गत जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस लेसन के अंतर्गत 3 प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का महत्व बताइए, जैव विविधता संरक्षण क्या है, जैव विविधता संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है, कानूनी स्तर पर किस प्रकार से किया जा रहा है, सामुदायिक स्तर पर किस प्रकार से किया जा रहा है, यह इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तथा एक लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अभी हमने बताया कि भारतीय वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 की बात करें तो आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन। थैंक यू।